जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज जो है भारतीय स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक लाइव पेज में आप सभी अतिथियों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही साथ भारतीय इतिहास के महापुरुष हमारे मनीषी भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि भी है, तो ऐसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी लोगों को बिहार स्वाभिमान आंदोलन के तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है और शुभकामनाएं हैं। आज हमारे जो चर्चा का टॉपिक है वह है विकास की अवधारणा तथा भारतीय चिंतन। और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे दो माननीय अतिथि अपने साथ उपस्थित रहेंगे, जिसमें से अभी हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पटना हाई कोर्ट के आप माननीय अधिवक्ता हैं। आप कई सामाजिक संगठनों में आपने काम किया है। दूसरे हमारे अतिथि हैं डॉक्टर गदाधर दास विद्रोही जी, आप सिवान से जुड़ने वाले हैं। आप भी कई सामाजिक संगठनों में काम किए हैं, विद्यार्थी परिषद के बहुत बड़े पुराने नेता हैं और आज वे हम सब के साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन किसी कारणवश उनसे कनेक्शन होने में दिक्कत हुई है, वह थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आप कई सामाजिक संगठनों में काम किए हैं और एक अधिवक्ता भी हैं। जो आज अपना टॉपिक है विकास की अवधारणा तथा भारतीय चिंतन, तो मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं इस विषय को कि भारतीय दृष्टिकोण में विकास की अवधारणा क्या है। जी धन्यवाद, स्वागत है सुरदेव जी। सबसे पहले हम सब विकास के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। विकास की अवधारणा को, विकास के सिद्धांत क्या है, थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं तो फिर आगे बढ़ने में सुविधा होगी। देखा जाए, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम विकास की अवधारणा के सही सिद्धांतों से परिचित हो जाते हैं तो भारतीय चिंतन के आधार पर अपने साधनों संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करते हुए, संरक्षित करते हुए, संवर्धित करते हुए निश्चित रूप से हम सभी विकास पथ के पथगामी बनेंगे। सभी देश का अपना अपना तासीर होता है। निश्चित रूप से भारत अपना देश है, भारत का भी अपना एक तासीर है, अपनी एक प्रकृति और प्रवृत्ति है। जी जी। तो भारतीय चिंतन के आधार पर यहाँ का विकास कैसे हो, विकास का मॉडल क्या हो, इस विषय पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ बातें ध्यान में आती है। हम देखते हैं कि अपने यहाँ जन, जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन सबका विकास करना होता है और विकास का एक सोच होता है। और इनका विकास करते हुए
हम सब देश का भी विकास करते हैं। यानी विकास के क्रम में मूल जन, जल, जंगल, जमीन और जानवर की तरफ हम लोग का ध्यान चला जाता है, जाना भी चाहिए। देश की प्रकृति और स्वभाव के अनुरूप विकास जी को तभी वास्तविक विकास कहलाता है। क्योंकि भारत का स्वभाव जन, जल, जंगल, जमीन और जानवर से जुड़ा हुआ है। जी हम सब मिलकर जब जन, जल, जंगल, जमीन और जानवर को संरक्षित और संवर्धित करने का काम करेंगे तो हमारे यहाँ समृद्धि भी आएगी और विकास भी दिखेगा। जी, आपने अपने चर्चा में कहा जी, कि जल, जंगल, जमीन, जानवर और जीव, जी, इस पर आधारित अपनी भारतीय चिंतन है। हम इसका समेकित विकास चाहते हैं, हम समेकित संरक्षण चाहते हैं। हमें इनका दोहन नहीं करना। प्रकृति ने जो कुछ भी हमें दिया है उसको, उसका उपभोग कितना करना, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन जी, आज के दिनों में प्रायः हम सब देख रहे हैं कि जो मानव केंद्रित विकास है वह प्राकृतिक केंद्रीय विकास पर भारी पड़ता जा रहा है, जिसके कारण अभी दोनों विकास में, दोनों जो प्राकृतिक केंद्रित है और मानव केंद्रित है, इसमें द्वंद्व चल जी, रहा है, घमासान चल रहा है। इस विषय जी। में आपका क्या मानना है? इसमें स्पष्ट ये मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो मानव केंद्रित विकास की होड़ हम सबों के बीच समाज में बढ़ा है, उससे निश्चित रूप से मानव जीवन और प्रकृति में एक असंतुलन सा बना है। और ये द्वंद्व विज्ञान जी के दृष्टिकोण से, जी यूरोपीय अगर दृष्टि देखें और जी वैश्विक स्तर पर देखें तो जी एक ओर तो चिंतन में ये सब लोग चिंता जाहिर करते हैं कि जी प्राकृतिक विकास, पर्यावरण आधारित विकास, जी जल, जंगल, जमीन आधारित विकास होना जी चाहिए ताकि जी मानव जीवन में, सभ्यता में और प्रकृति में एक संतुलन बना रहे। परंतु ऐसा व्यवहार में दिखता नहीं है। जी और विकास के होड़ में मानव जो है प्रकृति को अपने कब्जे में करना चाह रहा है। ये जो आधुनिक समाज जिससे हम कह लें, जी यूरोपीय दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम देखें तो कह लें तो जी ये अपने मुट्ठी में प्रकृति को बंद करके और जी उस पर अपना ये विकास का ये लोग मॉडल ये करना चाहते हैं। लेकिन मानव केंद्रित विकास हो, लेकिन प्रकृति के साथ एक संयम बना करके, संतुलन बना करके, प्रकृति के साथ सहचरी बन करके विकास हो तो ठीक रहेगा। अन्यथा वो विध्वंसक होगा, विनाश का कारण बनेगा। और क्षणिक दृष्टिकोण में देखें तो मानव केंद्रित विकास और रिजल्ट ओरिएंटेड तो दिख रहा है। जैसे अगर हम उदाहरण लें जी कि पहले अगर हम परंपरागत खेती लोग करते आ रहे थे, जी परंपरागत बीज का उपयोग करते थे, जैविक खेती करते थे, प्राकृतिक खेती करते थे, तो जी निश्चित रूप से उपज कुछ कम रहा होगा। जी लेकिन जैसे ही विकास के होड़ में जी रासायनिक खाद और जी कीट का प्रयोग धड़ल्ले से जब हम करने लगे जी तो देखने में आ रहा है कि रासायनिक खेती और कीटनाशकों से जल, जमीन और जन सहित सबको नुकसान पहुंच रहा है। जी अधिक पैदावार के लालच में अधिक रासायनिक खाद उपयोग करने से
आज अनेक स्थानों पर जमीन बंजर सी हो गई है। जी तो मानव केंद्रित विकास के विरोधी हम नहीं हैं। हमारा विचार मानव केंद्रित विकास का इतर नहीं है, लेकिन मानव केंद्रित विकास कैसा हो, तो प्रकृति केंद्रित हो, प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर को हो, संयम के साथ हो, संतुलन बनाकर हो, प्रकृति के सहचरी बनकर हो। क्योंकि आदि काल से ही हम देखते हैं कि मानव जीवन और प्रकृति के बीच एक अनोनाश्रय संबंध रहा है, एक दूसरे के हम पूरक रहे हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए। विकास में कृषि और उद्योग की भूमिका कहां तक आपको न्यायोचित लगती है? देखा जाए भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है जी और भारत कृषि प्रधान देश है। जी यहाँ 70% से अधिक आबादी कृषि पर आधारित है। जी जी तो कृषि का अगर समेकित विकास किया जाए, समावेशी विकास किया जाए, यानी जल, जमीन, जंगल, ये सबको मिला करके समावेशी समेकित विकास अगर हम कृषि को लेकर करते हैं, तो वो अपने भारतीय चिंतन का वो एक मॉडल होगा और निश्चित रूप से वही आधारभूत तत्व भी है जी विकास का। अब औद्योगिकरण की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा अपने महात्मा गांधी जी का मैं कोट करना चाहूंगा। 1988 में प्रकाशित यंग इंडिया की तरफ आप ध्यान देते हैं जी तो उन्होंने स्पष्ट कहा है जी कि अगर भारत है यूरोपीय मॉडल पर के जैसा जी माने पश्चिमीकरण के मॉडल पर अंधाधुंध औद्योगिकरण की रफ्तार पकड़ेगा, तो भारत को कोई बचा नहीं सकता है। जी जी तो इसलिए औद्योगिकरण अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, समाजोपयोगी, जनोपयोगी और स्थानीयता के महत्व को, उपयोग को विचार केंद्रित बनाते हुए और स्थानीय स्तर पर कुटीर उद्योग के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ते हैं तो ठीक है। लेकिन औद्योगिकरण बिल्कुल मशीनीकरण के तर्ज पर अगर बढ़ेंगे तो फिर मानव सभ्यता, संस्कृति, समाज को खतरे में डालेगा। आज जो जल, जंगल, जमीन और जानवर तथा जीव जी जी पर कुठारा घात करते हुए जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसे जो विकास का मॉडल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे मॉडल समाज के विकास में सहायक होगा या विनाशकारी होगा? इसमें थोड़ी चर्चा करते हुए हम लोग अपने विचार बिंदु पर पहुंचे तो अच्छा रहेगा। जी जी तो ये जीव, जल, जंगल, जमीन, जानवर को केंद्रित करके और स्थानीय स्तर पर जी जो पहले हम कह चुके हैं, अपना विचार रख चुके हैं, पर आधारित अगर हम विकास करते हैं कुटीर उद्योगों के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से, तो सहायक होगा। लेकिन अब हम, भारत का तासीर कुछ और है, भारतीय चिंतन कुछ और है, यहाँ का साधन संसाधन कुछ और है, और हार्वर्ड में और दुनिया के कहीं और बैठे हुए लोग वो पॉलिसी बनाते हैं, तो पॉलिसी कहाँ तक समीचीन होगा? वहां पर बैठ करके अगर भारत का विकास का मॉडल क्या हो, भारत में कैसे औद्योगिकरण का विकास हो, ये नीति बनाते हैं,
पॉलिसी बनाते हैं तो वो पॉलिसी कहाँ से सक्सेस होगा? हो रहा है यही। बात भारत की करते हैं, भारत के विकास की करते हैं, भारत में औद्योगिकरण के विकास की करते हैं, लेकिन ये नीति जो है, नीतियां जो है, भारत में हम नहीं बना पा रहे हैं, भारत को केंद्र में रख के नहीं बना रहे हैं। भारत का जो साधन है, जो हमारा परंपरागत साधन है, वर्षों वर्षों से वो संसाधन चला आ रहा है, तो हमारे यहाँ व्यापक स्तर पर क्या संसाधन है? तो व्यापक स्तर पर हमारे यहाँ जल रहा है, जमीन रहा है, जंगल रहा है, जानवर रहे हैं, जीव है ही, जन है ही। तो इन सबों को लेकर के सबों में एक सामंजस्य स्थापित करते हुए, संतुलन बनाते हुए, अगर हम हार्वर्ड में ही बैठकर नीति बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस नीति बनाते समय, उस नीति को बनाते समय यहाँ भारत के तासीर को समझने वाले, भारत के विचार को रखने वाले और हर बिंदु पर चर्चा करने वाले हों, और जब नीति बने तो वो औद्योगिकरण का नीति विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, अन्यथा वो तो विनाश का ही मार्ग प्रशस्त करेगा। आपने कहा कि जो भारत के विकास के लिए जो मॉडल होने चाहिए वो भारत में बनने चाहिए, और इन चीजों के आधार पे भारत के प्रख्यात चिंतकों, मनुष्यों से विचार करके बनना चाहिए। जी जी। लेकिन आज अगर हम लोग देखते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को आधार माना जाता है, एक पैमाना मान करके ये विकास को मापने का जो प्रयास हो रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो विकास की अवधारणा रही है, भारतीय विकास की अवधारणा जो रही है, वह प्रभावित हो रहा है। देखिए, जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो अपने समाज जीवन में जैसे विविध क्षेत्र हैं, वैसे ही आर्थिक पहलू को अगर देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से चिंतन करें, तो अर्थोपार्जन के लिए भी विविध क्षेत्र हैं। वो कृषि का क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, और अन्य कई क्षेत्र हो सकते हैं। चिकित्सा का क्षेत्र हो सकता है, सुरक्षा का क्षेत्र हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो सकता है, यानी अन्य विविध कई क्षेत्र हो सकते हैं। तो सबका जो जीडीपी होता है, इंफॉर्मेशन रेट जो होता है, तो उसको हम लोग पहले वृद्धि मानते हैं। वृद्धि और विकास में सर अंतर है। तो जीडीपी का वृद्धि होना ही विकास का द्योतक नहीं है। जीडीपी का वृद्धि होना ही विकास का द्योतक नहीं है। विकास का मायने हम ऐसे लगा सकते हैं कि अगर अन्य क्षेत्रों में जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, अगर बनिस्पत किसी क्षेत्र में अगर कम है, तो उस क्षेत्र को ध्यान में रख करके और उसको समान वितरण करना, उस क्षेत्र को भी। अब कृषि क्षेत्र से जैसे जीडीपी हमको बहुत ये हो गया, एक जो नेशन का हम जीडीपी निकालते हैं वो एवरेज निकालते हैं, लेकिन अगर उसको पर कैपिटा और इंडिविजुअल निकालेंगे तो सबका अलग अलग रहता है। तो अगर हम जहां पर देखें कि जिस क्षेत्र में हमारा कम जीडीपी है, जहां इंडिविजुअल रूप में ये है, और जहां दूसरे क्षेत्र में अधिक है, तो समान उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, समान रूप से कैसे करके करें, ताकि जो अन्य क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र एक समान रूप से जो उनमें विकास हो, उनमें वृद्धि हो, और वो अपने भारतीय विकास के लिए सब जो है उपयोगी हो, सहायक हो, सारे क्षेत्र सहायक हो। निश्चित रूप से जीडीपी मापदंड नहीं हो सकता है, लेकिन विकास का जो भारतीय चिंतन था, जिसकी
आज के दिन में उपेक्षा हो रही है, वह विकास का चिंतन आखिरकार क्या था, जिसको क्रियान्वित करने में हम सब असफल हो रहे हैं। जी, अभी जो जीडीपी का हम लोग ये मूल्यांकन करते हैं विकास का, तो जी पर कैपिटा ये हम जी लोग मूल्यांकन कर लेते हैं, जी जी लेकिन अपने यहाँ भारतीय चिंतन का जो आपने कहा, तो जी जी एक व्यापक क्षेत्र उससे अछूता रह जाता है। अगर उसके हम लोग आय को, उसके ये को अगर हम लोग ये कर लें, जी तो हमारा जीडीपी काफी ये हो जाएगा। और जी वो चिंतन ये था कि जैसे एक सामान्य उदाहरण हम जी लोग कार्य करते हैं, जी तो हम लोग कार्य करते हैं, आधी आबादी हम जी लोग प्राइवेटली या गवर्नमेंट या ऐसे अन्य क्षेत्र में हम जी लोग कर्मशील हैं, जी लेकिन हमारी आधी आबादी जी माताएं बहनें हैं। जी हमारे यहाँ जो अन्य अन्य और कई ऐसे सेगमेंट है जो जी सभी सक्रिय अपने अपने स्तर जी से, अपने जी समझ बूझ से, अपने जो जी है शारीरिक क्षमता से सक्रिय जी रहते हैं, जी लेकिन उनका हम जीडीपी में उनका मूल्यांकन नहीं करते हैं। हम जाते हैं, हम लोग जी अर्न करते हैं, अर्थोपार्जन जी करते हैं, तो जी पर कैपिटा वो तो जुड़ जाता है, हाँ लेकिन हाँ क्या हमारे यहाँ घर में जो मातृ शक्ति है और वो अहर्निश जो है परिवार को पालन पोषण और हर तरह से संवर्धन करने में सक्रिय रहती है, उसका जी हम जी लोग विकास में महती भूमिका है। लेकिन जी जीडीपी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग जी वो गौण हो जाते हैं वो लोग। जी तो जी वो चिंतन वह था, यानी कि जीडीपी में जी सबका जो है वो निष्पक्ष रूप से ईमानदारी पूर्वक उनका भी श्रम का, शक्ति का, उनका जो है ये का नियोजन करना और उनका मूल्यांकन करना, जो हम जी लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी। जी वर्तमान विकास का मॉडल सड़क बन जाना, जल मिल जाना, आखिरकार यह मापदंड बना है। तो वर्तमान विकास का जो मॉडल है, वह क्या आयुष, विकास का। आयुष, आशुतोष, आशुतोष, सुनो। जी जी सड़क बनना, बिजली आ जी जाना, पानी मिल जाना, जी जी आजकल इसे विकास का मॉडल माना जा रहा है। जी जी और हम सभी लोग खुश हैं कि बहुत कुछ विकास हो रहा है। तो ऐसा विकास जो भारतीय चिंतन के अनुरूप सर्वमुखी विकास के लिए जो सहायक रहा है, क्या ऐसा विकास बाधक नहीं है? देखा जाए आदि काल से, जी आदि काल से मानव जीवन भौतिक सुख और आराम के साधनों के निर्माण जी और उसकी निरंतरता की खोज में जी लगा रहा, वर्तमान जी में भी लगा हुआ है। तो जी भौतिक सुख साधन जी और उनका विकास जी ये चिंतन में होना चाहिए, जी लेकिन उस चिंतन के साथ साथ असमानता की बातें नहीं होनी चाहिए। जी हम सड़क का विकास कर रहे हैं, हमको बिजली चाहिए, हमको अत्याधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से चिकित्सा की बातें होनी चाहिए। जी जी ये सब बात हम करते हैं और उसके लिए अंधाधुंध जो है मशीनीकरण का, यंत्रीकरण का जी खोज भी कर रहे हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। जी तो उसमें थोड़ा सा ये रहना चाहिए जी कि हमारा जो गांव है, अपने गांव को केंद्रित मान करके हमारा गांव हमारा देश हो।
हमारा जो जिला है, हमारी दुनिया है, ऐसा मान करके गांव आधारित, जिला आधारित और वहां के स्थानीय साधन संसाधन आधारित विकास अगर करें तो ठीक है। हमारा गांव है तो हमारा गांव है, हमारा जिला है तो हमारा गांव और हमारा जिला का विकास हो। अब ग्रामीण विकास विभाग बना है तो ग्रामीण जी विकास विभाग जी के अनुसार वहां दिल्ली से योजना बना करके, चाहे मुख्यमंत्री का सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री का योजना हो, टोला बस्ती को जोड़ने की बात हो, तो कोई भी योजना, कोई भी पॉलिसी पूर्णतः गलत नहीं होती है, पूर्णतः उसको नकारा नहीं जा सकता है, जी पूर्णतः वो समाज के लिए अनुपयोगी भी नहीं होता है। लेकिन जी तब है कि उन योजना को, जो पूर्व में भी कह चुके हैं, कि जी वास्तविकता के धरातल पर अगर बनाते हैं और लागू करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, तो सफलता की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। जैसे जी एक थोड़ा सा उदाहरण हम रखना चाहेंगे जी कि अपने यहाँ अगर बिहार की बात करें तो जी बिहार का गौरव, बिहार का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। जी वो अध्यात्म में हो, वो ज्ञान में हो, विज्ञान में हो, विविध क्षेत्र में जब हम देखते हैं, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, या अपना लिच्छवी गणराज्य हो, ये जी सारी बातें ठीक है। जी जब अपने यहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था बन गई जी 26 जनवरी 1950 के बाद, जी प्रत्येक साल जो अपना एक चुनाव वर्ष होता है, 5 जी वर्ष पर या किन्हीं कारण से थोड़ा राष्ट्रपति शासन लग जाने के कारण या अन्य आपदा विपदा से कुछ विलम्ब हो, जी जी तो अपने यहाँ पंचवर्षीय विकास की योजना तो ये है। जी तो अगर बिहार को केंद्रित करके हम बात करें, उसमें एक आपदा हम बाढ़ को ले लें। जी आज हमारा उत्तर बिहार जी बाढ़ के प्रकोप से, ये विगत एक दशक की बात नहीं है, जी ये दशकों से जी बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित रहता है। जी ये अचानक आया हुआ जी प्राकृतिक आपदा विपदा नहीं है। जी कुछ प्राकृतिक आपदा विपदा जो अचानक आ पड़े तो जी निश्चित रूप से, अब जैसे वैश्विक महामारी है, जी ये अचानक कोई किसी को पता नहीं था। जी लेकिन अपने उत्तर बिहार में बाढ़ पर अगर हम चर्चा करते हैं तो हम जी सब वाकिफ हैं कि जी बरसों बरसों से यही जी होता आया है, होता आ रहा है। हम्म तो अपने यहाँ जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, पंचायत का, जिला का, फिर ये जो विधानसभा है, लोकसभा है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अपने यहाँ जी मुखिया हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, जी राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, अन्य अन्य कई योजनाएं हैं। तो जी फिर उस क्षेत्र विशेष को केंद्रित करके दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए लोग जी क्यों नहीं योजना बनाते हैं? जी प्रतिनिधि, समाज सेवी और सरकारी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उस दृष्टि को केंद्र में रखकर क्यों नहीं योजना बनाते हैं? क्या जी मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, ये सारा डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा, ये जी पूरा डिस्ट्रिक्ट जलमग्न हो जाता है क्या? एक जी हम योजना बनाते कि जी जो गंगा के किनारे, नदी के किनारे जी बसावट का जगह है जी और वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है बाढ़ के दौरान, जी वो बसावट के जगह को, वो पानी आने से, बाढ़ आने से वो कटेगा ही। जी जी बाढ़ की विभीषिका सबको काल के गाल में समाहित कर लेगा।
तो जी, उसी जिला में जिला सा जो अन्य बसावट का स्थान है जहां जी, पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, 3-3 जी, डिसमिल जमीन या क्या हो सकता है, एक योजना जी, बनाकर अगर उत्तर जी, प्रदेश की बात करें, किसी प्रांत विशेष की मैं यशोगान और ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन जी, अगर जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर जी, प्रदेश में भी अ, गंगा के किनारे किनारे ऐसे जी, कई गांव जो हैं कि बाढ़ जी, के विभीषिका में ये हो जाते थे, लेकिन वहां के सरकार के द्वारा, जी, वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि पिछले सरकार के द्वारा भी एक जी, योजना बना करके और बसावट के लिए उच्च स्थान उसी जिला में, वहीं जी, प्रखंड स्तर पर जी, अन्य अन्यत्र ये करके उनको ये करके ताकि उनके जान माल और जो साधन संसाधन है उसकी रक्षा हो सके, वो अपने जो है श्रम का उपयोग करके जीवन जी सके। जी, जी, तो ये सरकार की विफलता न कही जाएगी साहब, सरकार की विफलता है, सरकारी अधिकारी की विफलता है, वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों की विफलता है और सबसे बड़ा है कि उनके दीर्घकालिक दृष्टिकोण की विफलता है। जी, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने हम निश्चित रूप से बिहार स्वाभिमान आंदोलन के तले तरह तरह के विषय चला रहे हैं, लेकिन आज जो विषय है उस विषय पर ये रहे, लेकिन बड़ा ही ये प्रासंगिक दुख दर्द है, आइए सबों की वेदना है, तो ये जी, बात अपने दर्शकों तक भी जाए, सरकार के पास भी जाए, सरकारी अधिकारी के पास भी जाए और सबों जितने प्रतिनिधि हैं, स्थानीय पंचायत सभी लोग संवेदनशील हो करके स्थानीयता को ध्यान में रख करके और कैसे उनसे निजात दिलाया जाए। अगर एक दशक वो भगीरथ प्रयास कर लिया जाए तो जी, निश्चित रूप से बाढ़ की विभीषिका से हमारा उत्तर बिहार बच सकता है, वहां का जनजीवन बच सकता है। तो जी। उस संदर्भ में इतना ही, क्योंकि विषय से विषयांतर हो जाएंगे, लेकिन एक स्वाभाविक वेदना थी इसलिए मुझे लगा कि उसको रखना चाहिए। जी धन्यवाद। निश्चित रूप से ये भी तो हो सकता है कि जिस प्रकार से नदी में बाढ़ बरसात के समय में जल आता है और जल संचय के नाम पर और जल संरक्षण के नाम पर और उनमें बाधा पहुंचा करके उनको अनाधिकृत तरीके से रोक करके भी जो है प्रकृति को चुनौती दी जा रही है और उस चुनौती के कारण भी आज जो है इस प्रकार के पर्याय सामने आ रहे हैं। जी बड़ा अच्छा आपने ये विचार बिंदु आपने रखा। ये निश्चित रूप से ऐसा हो रहा है तो जी, उसके कई कारण हैं। जी, हम सब जानते हैं जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट, विभिन्न राज्यों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जी, कैसे आहर पईन तालाब जी, परंपरागत जो पानी के स्रोत हैं उनका कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे उनका संवर्धन किया जाए, जी, इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय, विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा जी, समय समय पर जी, कई ऐसे न्याय निर्णय दिए जा चुके हैं, हम सब जानते जी, हैं। जी, जी, हम सब जानते हैं कि राजस्थान में राजेंद्र सिंह जो जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं जी, और उन्होंने अथक प्रयास करके और किस जी, तरह से वहां का उन्होंने दृश्य बदला। हम जी, सब जानते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ में जी, वो महेश शर्मा जी के बारे में जो 20 जी, वर्ष की अवस्था में जी, ग्वालियर से पले बढ़े, शिक्षा ग्रहण किए और 20 जी, वर्ष की अवस्था में एक सीमित परिवार से आगे निकल करके अविवाहित रहते हुए जी, और वहां झाबुआ में किस तरह से उन्होंने काम किया है हम जानते जी, हैं। कई 100 गांवों में जी, उन्होंने एक मशक्कत करके वहां जी, के आदिवासी बंधुओं को
के सहयोग से उनमें जागृति लाकर, चौपाल लगाकर और वो जी काम किया है। तो जी जी आपने जो बिंदु रखा सर, तो आपने बिंदु रखा कि ये जो पानी के मुख्य स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत हैं, उनको अतिक्रमण किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। जी और तो ये बात सही है। तो उसके पीछे स्थानीय गंवई राजनीति भी है। अगर जी हम बारीकी से देखते हैं तो अपने आसपास के गांवों में, अपने आसपास के जिलों में अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो देखने में आएगा कि आज से 2 दशक पहले हम लोग थोड़ा अपने नजर जी दौड़ाएं, अपनी दृष्टि को हम लोग ले चलें 2 दशक पहले। हम जी सभी जहाँ के रहने वाले हैं, जी अपने गांव, अपने पंचायत, अपने जी जिला तक जाए, जहाँ थोड़ा हम लोग बचपन में घूमे फिरे हैं, देखे हैं, नजर जी दौड़ाए हम। तो क्या ध्यान में आता है कि 2 दशक पहले जी अपने गांव में, अगर छोटा गांव है तो 20, 25, 30 कुआं देखने को मिलता था। जी अगर बड़ा गांव है तो 50, 60, 70, 75 कुएं देखने को मिलते थे। जी चापाकल 2, 4, 5 माने थोड़ा कम देखने को मिलता था, लेकिन कुआं अधिक देखने को मिलता था। जी जी आहर पानी अधिक देखने को मिलता था। जी तालाब का पट्टा बड़ा बड़ा होता था, जिसमें बचपन में जी हम लोग वो स्वाभाविक बचपना का, जिसको हम लोग कहते हैं आनंद लेना, तालाब में थोड़ा तैरना, तालाब में जी स्नान करना, है ना, जी हम लोग जी ये सब किए हैं। और जी सब लोग अगर 2 दशक केवल पीछे जाएंगे तो उनको जी लगेगा कि ये जी सब हम लोग किए हैं। जी जी आज क्या वही गांव, वही जी पंचायत, जी वही आहर पाइन उस जी जी मूल स्वरूप में है क्या? नहीं। जी नहीं है आज हम लोग जो 2 दशक पहले जो जी हम लोग स्वाभाविक बचपना का आनंद लिए हैं, जी वो आज का हमारा संतति जी या आने वाला संतति उस स्वाभाविक आनंद को, उस स्वाभाविक खेल को, उस स्वाभाविक तैरना, ये सब जी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकते वजह क्या है? तो जी जी वजह ये है कि जो गांव जवार का आपस में एक राजनीति, इस बार भाई मुखिया जी ये बने हैं तो अगले बार मुखिया जी ही बनेंगे। तो जी गांव के कुछ लोग आहार को भर करके उसमें अपना मड़ई लगा दिए, वहां जी पर गाय भैंस बांधने लगे। तो कुछ जी लोग तालाब को भर करके उस पर अपना कुछ दुकान धंधा स्टार्ट कर दिए। जी सरकार के तरफ से पहल तो किया जा रहा है, जी लेकिन सरकार की भी अपनी एक व्यवस्था है, जी जी सरकार का एक लिमिटेशन है, हम्म, प्रशासनिक मशीनरी का भी एक लिमिटेशन है। लेकिन गांव में रहने वाले हम हैं, गांव जी में रहने वाला हमारा परिवार है, गांव में रहने वाला हमारा समाज है। तो जी क्या गांव में रहने वाला हम, हमारा परिवार, हमारा जी समाज भविष्य की कठिनाइयों को नहीं समझ रहा है कि जी आज इस जल का स्रोत हम खत्म कर रहे हैं? तो जब जी जल का स्रोत ही नहीं रहेगा, यानी आहर, आहर पईन, तालाब, पहाड़ियां जो भी है, इनमें अगर गाद जमा हो जाएगा, पानी नहीं ठहरेगा, पानी जी को हम सुरक्षित नहीं करेंगे, तो धरती में पानी जाएगा नहीं। तो जी जी धरती में जब पानी नहीं जाएगा तो हमारे कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, खेत को पानी कहाँ से मिलेगा? जी नहीं जी मिलेगा। जल स्तर जब नीचे चला जाएगा, जब जी धरती में पानी ठहरेगा नहीं, तो जी जल जी स्तर नीचे जाएगा। अब जल जी स्तर नीचे जाएगा तो कुआं को, हैंडपंप को, ट्यूबवेल को, हमारे खेत को पानी कहाँ से मिलेगा? अब जब जी पानी नहीं मिलेगा तो जनजीवन खतरे में पड़ेगी, जी पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होगा, जी प्रकृति और मानव के बीच असंतुलन पैदा होगा। तो जी इसलिए जी जी छोटे छोटे स्तरों पर, जी गांवों में, पंचायतों में, हम जी जहां पर हैं वहीं पर बारिश का पानी का संरक्षण संवर्धन कैसे हो? आज तो जी
सरकारी योजना भी है, स्वयं का प्रयास भी है, दृष्टि भी है, तरह तरह का माध्यम से इसे प्रचारित प्रसारित भी किया जाता है। हम छत जी पर कैसे पानी को सुरक्षित कर सकते हैं, छोटे जी छोटे तालाब में कैसे सुरक्षित कर सकते हैं कि वर्षा जी के समय में जो स्वाभाविक रूप से पानी आए, बारिश जी हो, तो जी सुरक्षित हो, और ताकि वो फिर धरती में जाए और फिर धरती से हम सबको मिले। जी तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह उस समय भागीरथ ने पानी के लिए मेहनत की और शिव ने अपनी जटाओं में स्थान दिया, उसी जी तरह हमें भी भागीरथ की तरह वारिस की एक एक बूंदे बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जी भागीरथ की तरह हम प्रयास नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो जन जीवन संकट में तो पड़ ही रहा है और भीषण संकट में पड़ने वाला है जन जीवन। इसकी खतरा जो मंडरा रहा है हम सब देख रहे हैं, चाहे वो ओजोन परत का विषय हो, थोड़ा सा विषय से हट कर होगा, लेकिन ओजोन परत का हो, भूमंडलीकरण, कई तरह की बातें हैं सर। जी तो हम लोग को जल, जन, जंगल, जमीन और जानवर, ये सबको एक समेकित रूप में, सबको साथ में लेकर, समावेशी विचार कर, मानवीय दृष्टिकोण रखकर, संवेदना के साथ सहचरी बनकर, साथ साथ चलकर, और हम अपने भारतीय चिंतन के आधार पर विकास करें। यही विकास की अवधारणा भारतीय चिंतन की अवधारणा है, भारतीय तासीर के अनुसार है। भारत की पुनर्निर्माण के कड़ी में ये अपना चिंतन सहायक सिद्ध होगा। यही हमारा आज का जो हम समझ पाए हैं, जितनी हमारी समझ है, वो मेरे समझ से ये बातें। महात्मा गांधी जी ने जी ग्राम स्वराज का सपना देखा था और ग्राम स्वराज के सपना के पीछे उनकी मंशा कहीं न कहीं भारत को विकसित करना था। लेकिन यदि हम तारतम्य आज के विकास और महात्मा गांधी जी के सपनों के विकास को अगर हम देखते हैं तो मतैकता नजर आपको दिखाई पड़ता है। जी, गांधी जी का ग्राम स्वराज्य का विकास ही भारतीय चिंतन आधारित विकास है। जी जी तो ग्राम ग्राम स्वराज्य का विकास ही जी भारतीय मेरे फोन लेकर बोलिए, निकी को फोन आ रहा है। तो ग्राम स्वराज्य का बोलिए। कहे थे, मुंह से आवाज नहीं था। ये थे हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने कहा है कि जल, जंगल, जमीन, जानवर और जीव, ये जो 5 ज हैं, उनके संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। और आज जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है और दोहन के आधार पर प्रकृति के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ है, हम सभी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे डॉक्टर साहब चंद्रशेखर जी अभी ग्राम स्वराज पर चर्चा कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि ग्राम स्वराज वाली बात को आगे बढ़ाई जाए। जी 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 धन्यवाद। तो ग्राम स्वराज्य का गांधी जी का जो एक अपना व्यापक दृष्टिकोण था, वो जी जी बड़ा ही वास्तविकता के धरातल पर और गहन चिंतन के आधार पर था। जी जो गांधी जी ने कहा है
कि जी ये धरती, ये जी पृथ्वी जी समस्त जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जी सक्षम है। जी जी समस्त जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम है, परंतु जी वो ताड़का रूपी लालसाओं को, लालचों को पूर्ति करने के लिए सक्षम नहीं है। जी जी अभी क्या हो रहा है जी कि ग्राम स्वराज्य के आधार पर अगर हम आगे बढ़ते नहीं बढ़ रहे हैं, तो ग्राम जी स्वराज्य में क्या था कि वही जो पहले हमने उक्ति कोट किया, प्रख्यात चिंतक माननीय अपने गोविंदाचार्य जी भी उस विषय को कहते हैं और बताते हैं कि हमारा गांव हमारा देश और हमारा जिला हमारी दुनिया। तो ग्राम स्वराज्य क्या है? तो भारत गांवों का देश है। भारत जी की आत्मा गांवों में बसती है। जी भारत की आत्मा गांवों में बसती है। सच्चे हृदय, सच्चे मन, शुद्ध हृदय, शुद्ध मन के ऋषि गांव में बसते हैं। आज जो जी हमारे कृषक हैं वो भारतीय मनीषी हैं, ऋषि हैं, जो पूरे भारतीय का पोषण करते हैं, पालन पोषण संवर्धन करते हैं। तो जी ग्राम स्वराज्य क्या है? गांव में रहते हुए, प्रकृति की गोद में रहते हुए, प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए जी और प्राकृतिक साधनों संसाधनों का उपयोग करते हुए, जी और हम अपने जो जीवन को जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है वो तो करें ही करें, और उसी के आधार पर जी समाज जीवन को भी कैसे हम एक जी स्वस्थ रख सकते हैं जी उसके लिए भी हम प्रयत्नशील रहें। तो जी ग्राम स्वराज्य में जी सामूहिक शक्ति का जब नियोजन करेंगे उन साधनों संसाधनों को लेकर, तो हमारा जी ग्राम विकसित होगा। और ग्राम जब विकसित होगा तो हमारा समाज, हमारे समाज में सुख समृद्धि आएगी, वहां जी का जीवन स्तर सही होगा। और यही ग्राम स्वराज्य की कल्पना है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग बनाएंगे, जो आज आज अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जी वोकल फॉर लोकल। तो आज वही बात है कि जी आज हम लोग को अपने छोटे छोटे उत्पादों को गौरव गौरव के साथ जी उसके लिए वोकल होना होगा। हम जी लोग को गौरव महसूस करना होगा। जी वो अगरबत्ती हो सकता है, वो साबुन हो सकता है, जी जी वो तेल हो सकता है। क्या हम जब देखें तो 3 दशक पहले हम क्या देखते थे कि अपने यहाँ सरसों का उपज होता था। जी छोटे छोटे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर सरसों तेल का ये होता था। अब जी देखिए, एक तो शुद्ध हम लोग का सरसों का तेल भी मिल गया, गांव जी में रहने वाले लोगों को मिल जाता था। दूसरा, जी उससे जो हम लोग खली कह सकते हैं बोलचाल में, जो जी मवेशियों को खिलाने के उपयोग में आता है। आज ये औद्योगिकरण और जी ये शहरीकरण क्या किया, हमारे उस छोटे संसाधन को, उपयोग को, तकनीक को हड़प लिया, जी हड़प लिया। और जी आज क्या है कि वो हम तेल जो है वो तरह तरह के एक मार्क से ब्रांडेड हम खरीदने के लिए विवश हो रहे हैं। जी मवेशी के लिए खली चोकर हम खरीदने के लिए विवश हो रहे हैं। जी लेकिन अगर समेकित दृष्टिकोण से देखें तो एक जी सरसों से हमको क्या क्या हो जाता था, तेल भी हो जाता था, शुद्धता का निशानी। वो तेल हम लोग बचपन में लोगों को लगाया जाता था, उस तेल जी में न चिपचिपाहट न कुछ। आज वो शुद्धता कहाँ बरकरार है? जी जी जो हम लोग जो हम लोग जानवर की बात किए, वो गाय भैंस बैल, और आजकल ऐसा एक स्थिति आएगा कि म्यूजियम में बैल को दिखाना पड़ेगा साहब कि ये जी जी बैल है, ये हल है, और इससे हम लोग खेती करते थे। जी जी आज का बच्चा, हमारा अगला संतति
वो हल बैल, वो जो है हरीश, ये नहीं समझ पाएगा कि हरीश क्या होता है, हल क्या होता है, बैल क्या होता है, बैल क्या होता है, नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए एक तो स्थानीय स्तर पर अभी भी जो हमारा संसाधन है, महात्मा गांधी जी का जो आपने कहा विषय ग्रामीण स्वराज्य, तो इस चीजों को संग्रहित करके संरक्षित करके और संतति को बताने करने का भी ये है। आज वर्धा में जो है गांधी जी का ये चलता है, बंधा में। तो कृषि से संबंधित ये जो परंपरागत विषय है उसको आज देखा जाए, परंपरागत बीज थोड़ी हम लोग चर्चा कर लें, उपयोगी चर्चा है। आज परंपरागत बीज की बात करें तो आज एक दशक के बच्चे संतति आप आगे आने वाले संतति नहीं समझ पाएंगे कि धान का बीज पैकेट में नहीं आएगा, गेहूं का बीज पैकेट में ही आएगा और वो हम खेती करेंगे। वो धान जो 2 साल 1 साल तक कैसे हम लोग के पुरखे रखते थे, धान गेहूं चना मटर, ये सारे बीज को लोग कैसे रखते थे और कैसे उसमें राख पानी और ये सब परंपरागत चीज मिलाकर खेती किया जाता था। अगर ये संकट है साहब कि अगर ये सारा बीज और सब जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, 1 साल अगर इस तरह का ये बंदी हो जाए तो सारा हम लोग का खेती प्रभावित हो जाएगा। आज हम आत्मनिर्भर नहीं है, हमारी निर्भरता कहीं और है। तो ग्रामीण स्वराज्य केवल ग्रामीण स्वराज्य नहीं है, ग्राम स्वराज्य नहीं है, वो अपने आप में स्वावलंबन है, वो अपने आप में आत्मनिर्भरता है, वो अपने आप में आत्मसम्मान है, वो अपने आप में स्वाभिमान है, वो अपने आप में सर्वांगीण विकास है। ग्रामीण स्वराज्य इन सारे बातों को विशेषताओं को अपने आप में समाहित किया हुआ है। गांधी जी का वो जो चिंतन था वो ग्रामीण स्वराज्य ग्राम स्वराज्य वो इन सारी विशेषताओं को अपने में समाहित किए हुए है। आज क्या हो रहा है, आज हम अपने आत्मसम्मान से वंचित हो रहे हैं, आत्मगौरव से वंचित हो रहे हैं, आत्म स्वाभिमान से वंचित हो रहे हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं है। तो ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना को साकार करना होगा, वास्तविकता के धरातल पर साकार करना होगा। हम सब पढ़ें, हम सब चिकित्सक बने, हम सब अच्छे वैज्ञानिक बने, लेकिन वो वैज्ञानिकता में आधुनिकता में वो ग्राम स्वराज्य की बात हो, वो उसमें जो है गांव केंद्रित हो, जो परंपरागत अपना संसाधन है वो केंद्रित हो। आज हम तरेगन में जो वो आज ये वैज्ञानिक हुए जो 2 वर्ष पहले पूरे दुनिया से वैज्ञानिक यहाँ पर आ करके और वो तारामंडल सारे चीज का अध्ययन करने के लिए आए, तो यहाँ पर वैज्ञानिक हुए कि नहीं हुए? ये बातें आज वैदिक गणित की बात हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर गणितज्ञ हुए कि नहीं हुए? अगर शून्य भारत में नहीं दिया होता तो अंकगणितीय गणना विश्व को नहीं आती। तो आज शकुंतला की हम बात करें, वर्तमान में वशिष्ठ नारायण सिंह की बात करें, तो भारत की ही तो देन है ना। आज बेंगलोर की शकुंतला वो कंप्यूटर से भी माने कई गुना ये उनके बारे में उनके मस्तिष्क को कहा जाता है कि इधर कंप्यूटर और उनका दोनों का मस्तिष्क का ये किया गया, तो शकुंतला जी कंप्यूटर से कई गुने ये हो गई। तो गांव के लोगों के ग्राम स्वराज्य को निश्चित रूप से हृदयंगम करना होगा और विकास के लिए इन बातों को ध्यान में रखकर ही हम गांव का विकास कर सकते हैं, अपने समाज का विकास कर सकते हैं और भारतीय चिंतन का डंका बजा सकते हैं। हम तो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, ग्रामीण अंत्योदय की बात करते हैं, सर्वोदय की बात करते हैं। तो ये सारा विषय जो है वो महात्मा गांधी जी का जो संकल्पना है, जो हमारे यहाँ भारतीय चिंतन के मनीषी ऋषि निकले हैं
उनका ये चिंतन है। तो इन सब चिंतनों पर तो खरा उतरना होगा ना। इन चिंतनों को केंद्रित करके जो पॉलिसी मेकर हैं, जो नीति नियंता हैं, जो नीति बनाने वाले हैं, उनको तो जी नीति बनाना पड़ेगा ना, अमल में लाना पड़ेगा ना, तब तो समाज का बहुमुखी विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, और समाज अपना सशक्त होगा, गांव अपना सशक्त होगा। अब हम सभी समृद्धि के गांव में, समृद्धि युक्त समाज में हम लोग सांस ले सकेंगे। आज औद्योगिकरण के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, कृषि योग्य भूमि को बर्बाद किया जा रहा है, और इतना ही नहीं, मानव जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे विकास का मॉडल जो हमें दिखाया जा रहा है, क्या इसका दूरगामी प्रभाव प्रतिकूल भारतीय समाज पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर निश्चित रूप से ये जो कुछ हो रहा है तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो जमीन खेती करने योग्य है और वहां पर उस जमीन को हम जी कल कारखाने स्थापित करने के लिए, जी औद्योगिकरण के लिए जी उपयोग करते जाएंगे, जी तो ग्राम स्वराज्य की बातें वो ढीली पड़ जाएंगी। जल का समुचित संरक्षण संवर्धन नहीं करेंगे तो ग्राम स्वराज्य की बातें फीकी पड़ जाएंगी। कारखाने, औद्योगिकरण, इसीलिए तो हमने कहा कि हम छोटे छोटे उद्योग स्थापित करेंगे। हम वो चाहे सत्तू का हो, वो तेल का हो, वो अगरबत्ती का हो, साबुन का हो। क्या हम सब पहले साबुन लगाते थे कि नहीं? वो स्थानीय जी स्तर जी पर, वो जिला स्तर पर वो साबुन बनता था और साबुन हम लोग मजे से लगाते थे। जी तो साबुन हो, जी अगरबत्ती हो, तेल हो, घी हो, कई ऐसे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से हम ये कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, मशीनीकरण का होड़ है और यूरोपीय विकास का मॉडल अपना करके और वहां की योजना के जी अनुसार भारत जी में भी लोग कृषि योग्य जमीन, खेती करने योग्य जमीन में, बसने योग्य जमीन उद्योग के लिए अधिग्रहित करते हैं। हम देखते हैं कि अन्य कई प्रांतों में उसके लिए आंदोलन चलता है। जंगल की बात करते हैं, जंगल की लोग जी धड़ल्ले से कटाई करते हैं। तो ये तो नीति बनाना और सख्ती से लागू करना सरकार का भी काम है, लेकिन समाज का भी सहभाग होना चाहिए। जी आज चिपको आंदोलन के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर पेड़ कटे, जंगल कटे, तो वहां पास में जो समाज रहता है, जो जी जनजीवन रहता है, वो जी उसके लिए आगे आए। सरकार तो नियम बना दिया, सरकार का जी काम है, लेकिन समाज प्रहरी के रूप में जब सजग सचेत नहीं रहेगा तो फिर तो वो विनाशकारी हो जाएगा ना। कारखाना, उद्योग, वो तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं और यूरोपीय मॉडल है, वो तो धड़ल्ले से अपना काम करेगा, लेकिन उस पर अंकुश जी जी लगाने का काम अपने समाज को ध्यान में रखकर, स्थानीयता को ध्यान में रखकर, स्थानीय साधन संसाधन उपयोग को ध्यान में रखकर, तो हमारे समाज के लोग को ही तो आगे आना पड़ेगा। हमारा हमारा जंगल क्यों भाई जंगल कटेगा? जी क्यों नहीं बोलती है निकी को कि
तो डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने अपनी बातों को रखते हुए यह कहा है कि हमें भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित विकास मार्ग को अपनाना होगा। हमें प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ बंद करना होगा, हमें उनका आर्थिक दोहन बंद करना होगा। और उन्होंने समाज से भी अपेक्षा करी है कि हम सभी लोगों को आगे आकर और ऐसे चीजों का प्रतिकार करना चाहिए। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने जो प्रयास किया है, हम सभी लोगों को इसमें आगे आकर और अपने प्रयास को सफल बनाने के लिए आम जन की भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं अंत में डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी से निवेदन करूंगा कि आप आम जन को बिहार स्वाभिमान आंदोलन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप क्या अपेक्षा रखते हैं? निश्चित रूप से बिहार स्वाभिमान आंदोलन का एक सराहनीय प्रयास है और विभिन्न विषयों के द्वारा समाज का जागरण करने का प्रयास सतत जारी रहे और इसमें हम सब अपने समझ, अपनी जानकारी, व्यवहारिक जो आयाम हैं जो हम सब देखते हैं, उन सबों को विषयगत प्रासंगिक ये करते हुए और उसको रखें और विचार का आदान प्रदान करें और कैसे उस विचार को, नीति को, योजना को जो अलग अलग विषय से संबंधित इस बैनर तले हम सब रख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं या विचार आ रहा है, तो उसका हम सब अमल करें, अमल कराने का प्रयास करें और सतत ये प्रयास हम सबों का जारी रहे। आज के विषय पर बस हम इतना ही कहेंगे संक्षिप्तता कि भारत का तस्वीर, भारत का अपना जो भारतीय चिंतन है वो विशुद्ध रूप से प्रकृति केंद्रित है। जब प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति की ओर हम सभी के पूर्वज आदि काल से बहुत श्रद्धा भाव रखते थे और श्रद्धा भाव रखते थे। हम सभी जानते हैं कि नदी में हम सब पहले साबुन नहीं लगाते थे, किसी तरह का वहाँ गंदगी कोई हम लोग नहीं छोड़ते थे, फेंकते थे, दातुन वगैरह हम लोग तालाब में नहीं फेंकते थे, साबुन लगाया हुआ कपड़ा वगैरह हम लोग नहीं धोते थे। उसी तरह कैसे पेड़ पौधों की भी हम लोग रक्षा करते थे, पीपल को प्रणाम करना, बरगद को ये करना और नीम का, तुलसी का, जो आज विज्ञान भी कह रहा है कभी ऑक्सीजन के द्वारा, कभी किसी विषय के द्वारा, सारे जो हम लोग पेड़ पौधों के श्रद्धावत हम लोग मानते थे और आस्था रखते थे, तो आज विज्ञान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे या तो दवा के रूप में, चिकित्सा के रूप में, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और सबसे बड़ा विषय है ऑक्सीजन के दृष्टिकोण से उसको जोड़ता है। तो नदी तालाब की शुद्धता और आस्था और अपनी श्रद्धा के बारे में हम लोग देख लिए, पेड़ पौधा के बारे में देख लिए। जानवर की बात करें तो जानवर के प्रति हम लोग कैसे रखते थे कि जो चीज हम लोग के पूर्वज बोलते थे उसमें कई बातें छिपी हुई रहती थी। अरे जानवर अनबोलता है, लोग कहते थे अरे अनबोलता है, उसको कोई कष्ट नहीं देना है। ठीक है, जानवर को हम भोजन देते हैं, पानी देते हैं, तो पानी पी लेना, भोजन कर लेना वो एक क्रिया है। लेकिन वो जो दादाजी कहते थे, बाबा कहते थे, गांव के जो पुराने लोग कहते थे, अरे
अनबोलता जानवर को नहीं सताना है। तो जी देखिए जी कितना बड़ा उसमें ये छुपा हुआ रहता था। तो जी जल, जमीन, जानवर, ये सब चीज समेकित देखते हैं तो क्या रहता था। भारतीय चिंतन क्या है कि हर जीव में शिव का दर्शन करना, हर जीव में शिव का दर्शन करना, कण कण जी में शंकर को देखना, जी यानी एक श्रद्धा का भाव रखना, और श्रद्धा का भाव रख करके और समष्टि को जो है अपना एक प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए और समाज जीवन जीना, और जो अपने लिए उपयोगी है उसको अपने उपयोग में लाना, अंधाधुंध शोषण नहीं करना, अंधाधुंध दोहन नहीं करना, मशीनीकरण यांत्रिकरण के बदौलत जी अर्थ की फैक्ट्री नहीं बैठाना। जी अर्थ की फैक्ट्री बैठाने से समाज में संतुलन पैदा होगा, प्रकृति में संतुलन पैदा होगा, और सारा मानव जीवन जी। खतरे में पड़ जाएगी। आज का इतना ही मेरा कहना है। तो अभी हम सभी लोगों के बीच में आप अपने विषय को रख रहे थे। आप डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट में, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन्हीं सारी बातों के साथ अब हम सभी लोग विदा लेते हैं। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय, वंदे मातरम।